हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी, इसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है और इसका इस विज्ञान से क्या संबंध है, अर्थात प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी को हम दूसरे शब्द में फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम पैथोजेंस या पैरासाइट्स कहते हैं, इनके द्वारा प्लांट में होने वाली डिसीज़ का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिनके द्वारा प्लांट में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न की जाती है। अब इनमें जो डिसीज़ कॉज करने वाले जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स है या जो पैरासाइट्स है जो डिसीज़ कॉज करते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रजाति के हो सकते हैं, जैसा कि फंगस, ओमाइसीट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फाइटोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स एंड पैरासिटिक प्लांट्स। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्लांट हमारे द्वारा एग्रीकल्चर फील्ड में उगाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग प्रजाति के ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें भी इन प्रजाति के अंदर या इन स्पीसीज़ के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके नाम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इनके द्वारा पौधों में सिलेक्टेड, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रत्येक प्लांट में सिलेक्टेड प्रकार की बीमारी उत्पन्न की जाती है। इन सभी बीमारियों का, इनके लक्षणों का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी आल्सो इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ प्लांट पैथोजन आइडेंटिफिकेशन, डिसीज एटियोलॉजी, डिसीज साइकिल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, प्लांट डिसीज रेजिस्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। तो इस प्लांट डिसीज या प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हमारे प्लांट में होने वाली जो डिसीजेस है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रही है, उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। उसका डिसीज़ इटियोलॉजी, जिसे हम हेतु विज्ञान कहते हैं, हेतु विज्ञान की स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे। होने वाली डिसीज़ का साइकिल किस तरह का होगा, कि उस साइकिल में किस तरह से भाग है, कि प्रथम चरण में वो डिसीज़ में हमें क्या सिम्टम दिखाई देंगे, सेकंड चरण में क्या, थर्ड चरण में क्या, अर्थात उसके कितने चरण होंगे और उस चरणों में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब जो डिसीज़ प्लांट पर हो चुकी है उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो फार्मर्स के ऊपर होने वाला है या जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड या क्रॉप के ऊपर होने वाला है, उसका हम अध्ययन करेंगे। प्लांट डिसीज़ रेजिस्टेंस, अब हमारे जो प्लांट में डिसीजेज हो रही है उस डिसीज़ को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या किस तरह की रेजिस्टेंस वेराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या किसी प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, या किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र्स का हम यूज़ करके हम हमारी डिसीज़ को हम हमारे प्लांट को डिसीज़ होने से बचा सकते हैं। उसमें मैनेजमेंट ऑफ डिसीज़ भी आएगा कि किस तरह से आप उस डिसीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, रोकथाम के लिए उपाय करते हैं। अगला देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट डिसीज़। तो प्लांट डिसीज़ की हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास में हेनरिच एंटोनी डी बेरी आए थे, जिन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हमें सबसे पहले बताया था, जिसके कारण इन्हें हेनरिच डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज अ जर्मन सर्जन, बोटानिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड माइकोलॉजिस्ट एज वेल एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। इन्हें माइकोलॉजी के फाउंडर के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ कंसिडर अ फाउंडिंग फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये प्लांट पैथोलॉजी के भी फाउंडर है, माइकोलॉजी के भी फाउंडर है। ये एक बोटानिस्ट भी है, ये एक माइकोलॉजिस्ट भी है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी है, तथा ये जर्मन के एक साइंटिस्ट भी है। इन्होंने हमें प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताया कि वास्तव में प्लांट पैथोलॉजी अर्थात प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत प्लांट में होने वाली डिसीज़ेस का हम किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं, कौन कौन से कारक उनमें डिसीज़ कॉज करने वाले होते हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, डिसीज़ के किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह की स्टेप्स होती है, उसका क्या साइकिल होगा और हम उसे किस तरह से क्योर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली पैथोजेंस, जिन्हें हम एंटीजन भी कहते हैं,
पैथोजन भी कहते हैं या पैरासाइट भी कहते हैं। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसी क्रॉप फील्ड या किसी प्लांट के लिए हार्मफुल या इन्फेक्शियस होते हैं, जिसके कारण हम इन्हें पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजेंस में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो फंगसेस होती है, ये फंगसेस या भिन्न भिन्न प्रकार के जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, नेमेटोड्स है, इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की बीमारियां पौधों में उत्पन्न की जाती है। जिसमें हम मोस्ट पैथोजेनिक फंजाई की यदि बात करते हैं तो एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स, ये दो फंजाई सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। जिसमें एस्कोमाइसिड्स के अंतर्गत फ्यूजेरियम स्पीसीज़ की फंजाई आती है जो फ्यूजेरियम विल्ट डिसीज़ कॉज करती है, और वर्टिकुलम स्पीसीज़ जो कि एस्कोमाइसिड्स फंजाई की प्रजाति है, जिसके द्वारा राइस में ब्लास्ट डिसीज़ कॉज किया जाता है। मैनेंगोफोर्टे ग्रेसिया नाम है उस फंजाई का, जिसके द्वारा राइस ब्लास्ट डिसीज़ कॉज की जाती है राइस क्रॉप में। बेसिडियोमाइसिड्स के अंतर्गत देखते हैं हम पक्सिनिया स्पीसीज, जिसमें सीवियर रस्ट ऑफ सीरियल्स में होने वाले जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं, इन प्लांट में होने वाली डिसीजेस पक्सिनिया स्पीसीज के द्वारा कॉज की जाती है। अगला है स्टिलोगो स्पीसीज, जिसमें मस्ट ऑफ बार्ले, तो इस फंजाई के द्वारा बार्ले की खेती में बहुत सारे प्रकार की बीमारियां उत्पन्न की जाती है। अब मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की यदि बात करें तो रॉड शेप बेसिलाई हमारे पास में होता है, स्यूडोमोनास स्पीसीज़ है, ज़ैंथोमोनास स्पीसीज़ है। इन सारी स्पीसीज़ के द्वारा हमारे क्रॉप फील्ड में अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेस कॉज की जाती है। जबकि ज़ैंथोमोनास स्पीसीज़ का ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसका उपयोग हम स्प्रे के रूप में हमारी फील्ड को बचाने के लिए, अर्थात पेस्टिसाइड के रूप में भी करते हैं। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो पैथोजेनेसिस की हम सबसे पहले परिभाषा बताएंगे कि पैथोजेनेसिस वास्तव में होता क्या है। तो एबिलिटी ऑफ द पैथोजन और पैरासाइट टू इंटरफियर विथ वन और मोर ऑफ द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द प्लांट, इट इज़ कॉल्ड पैथोजेनेसिस। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट्स या पैथोजन जो प्लांट के फंक्शंस में कुछ इंटरफियर करके उनके फंक्शंस को काम करने से रोकते हैं, अर्थात उसके फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन प्लांट में कुछ हमें अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्लांट में कुछ तो डिसीज़ के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये प्लांट इन्फेक्टेड हो चुका है। अब पैथोजेनेसिस में कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो पैरासिटिज्म करते हैं, कुछ सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइकोराइजा, जैसे माइकोराइजा है, राइजोबियम है, इनके द्वारा प्लांट के ऊपर कोई ऐसा घातक असर तो नहीं होता है, किंतु इससे हमें एक बेनिफिट प्राप्त होता है। जबकि पैथोजन की बात करें तो पैथोजन पैथोजेनेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसमें सेल लाइसिस भी होती है, डैमेज भी होता है, डिसीज़ भी होती है, तो जिससे हमारे प्लांट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट डिसीज़। अब ये जो प्लांट है इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि टेम्परेचर। अब प्लांट डिसीज़ को डेवलप करने के लिए टेम्परेचर, तो वास्तव में होता क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फंगस की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। लेकिन जहाँ पर भी आपकी क्रॉप फील्ड होती है वह एरिया हमेशा नम होता है, क्योंकि हम उसे सिंचाई के लिए पानी देते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर फंगस की ग्रोथ आसानी से हो सकती है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे एक इसेंशियल फैक्टर है जो कि डिसीज़ डेवलपमेंट में उत्तरदायी होता है। दूसरा है सॉइल मॉइस्चर। अब सॉइल में हमेशा नमी बनी रहती है, और जहाँ पर नमी होती है वहाँ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सबसे अधिक होती है। तो हमारे फील्ड में नमी तो हो, लेकिन समय समय पर, हर समय वहाँ की सॉइल यदि नम बनी रहती है तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा। वहाँ का माइक्रोफ्लोरा भी यदि आप चेक करते हैं तो वहाँ पे अधिक संख्या में आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। तो आपको सॉइल मॉइस्चर को भी मेंटेन करना है कि वहाँ पे एकदम मॉइस्चर भी ना हो और सॉइल एकदम ड्राई भी ना हो जाए। आगे बात करते हैं हम सॉइल पीएच की। तो सॉइल पीएच 5 से लेके 5.2 तक यदि है तो सॉइल पीएच परफेक्ट होता है, किंतु सॉइल के पीएच में हम बहुत सारे प्रकार के केमिकल जैसे यूरिया, फॉस्फेट समथिंग का यूज़ करते हैं, जिसके कारण सॉइल का पीएच जो होता है अनस्टेबल हो जाता है, परिवर्तित होते रहता है, जिसके कारण भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म का अटैक बढ़ जाता है। अगली बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी की। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण
जो सॉइल की पोरोसिटी होती है वो कम हो जाती है। सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म की संख्या होती है जो कि बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ सॉइल के पीएच में भी परिवर्तन हो जाता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी यदि आपको बढ़ाना है तो आप इस तरह के केमिकल्स का यूज़ ना करके, यदि आप वर्मी कंपोस्ट या किसी गोबर खाद का यदि यूज़ करते हैं तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। और फर्टिलिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे इसेंशियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी होगी। जैसे केचुआ खाद का यदि आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी, जो कि आपके क्रॉप फील्ड के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और अगला होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो डिसीज़ डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी आपके डिसीज़, आपके प्लांट क्रॉप में या प्लांट की जो फील्ड है वहाँ पर डिसीज़ अधिक बढ़ सकती है। थैंक यू।